खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में बदस्तूर जारी है। जान बचाने के लिए लगाया गया लॉकडाउन, जहान बचाने के लिए अनलॉक कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान अपराधों पर मानो ब्रेक ही लग गया था। थानों में इक्का दुक्का मामले दर्ज हो रहे थे। किसी भी शहर से कोई लूट, चोरी, हत्या, डकैती और बलात्कार की खबर सामने नहीं आ रही थी। लेकिन लॉकडाउन खत्म होते ही मानो सूबे के सुकून को नजर लग गई। हर रोज दिल दहला देने वाले मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या सवाल खड़े करती है, तो भीलवाड़ा में एसडीएम की ड्राइवर को बजरी माफिया ने रौंद डाला। तो क्या मान लिया जाए कि प्रदेश में एक बार फिर बेखौफ हो गए हैं अपराधी? लॉकडाउन का असर लोगों की जेब पर भी पड़ा है। कई धंधे मंदे हो गए हैं, कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, कईयों की रोजी पर ताला लटक गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं लोग अवसाद में अराजक तो नहीं हो गए? कहीं बढ़ते अपराध लॉकडाउन के साइड इफेक्ट तो नहीं? अगर हाँ, तो पुलिस और प्रशासन इस नई चुनौती से कैसे पाएगा पार? और क्या वाकई अनलॉक ने क्राइम को भी कर दिया है अनलॉक? महामारी के साइड इफेक्ट्स हजार, धंधा है मंदा, बढ़ रहे हैं बेरोजगार। लॉकडाउन के बाद अपराध क्यों बढ़ रहे हैं लगातार? हालात के मारे हैं या आदत से हैं लाचार? न घर में सुरक्षित, न सड़क पर महफूज। क्या लॉ एंड ऑर्डर का उड़ गया है फ्यूज? क्या है कोरोना का क्राइम कनेक्शन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉकडाउन का अवसाद बढ़ा रहा है अपराध? बिग फाइट में बहस आज इसे अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जितेंद्र श्रीमाली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, और साथ ही पूर्व आरपीएस योगेंद्र जोशी जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत जितेंद्र श्रीमाली जी आपसे ही करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि अनलॉक ने अब अपराधों को भी अनलॉक कर दिया है? देखिए, आप राजस्थान में जो बढ़ रहे अपराध हैं उनको लॉकडाउन या अनलॉकडाउन से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से हम देखेंगे कि अलवर के अंदर, थाने के अंदर जाकर के, ये तो देखिए राजनीतिक तौर पर आप बयान दे रहे हैं, लेकिन आप राजनीतिक पिछले 2 महीने में तो नहीं हुआ। मैं वही उसमें आ रहा हूं। तो कुछ नहीं हुआ। जब डायरेक्टर जनरल पुलिस ये कहे कि हमारे टॉप 10 के अंदर जो इंस्पेक्टर है वो आत्महत्या कर लेते हैं, और ये कह के जाते हैं कि दबाव के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं, तो हम राजस्थान की ये कानून व्यवस्था की स्थिति को समझ सकते हैं। इसको लॉकडाउन अनलॉकडाउन से जोड़ना गलत है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जब कैबिनेट मंत्री और सांसद कांग्रेस के खुद धरने पर बैठे हो कानून व्यवस्था को लेकर के, तो हम ये बात समझ सकते हैं कि जब से राजस्थान सरकार कांग्रेस की बनी है तब से राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की स्थिति जीरो हो गई है। और यही नहीं, मैं बार बार पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत साहब से कि साहब आप ये बताइए कि आखिर आपको इतना ज्यादा काम है और आप मुख्यमंत्री भी आप बने रहना चाहते हैं, गृह मंत्री भी बने रहना चाहते हैं, और मंत्री और डिपार्टमेंट। अच्छा, समस्या किस चीज से जितेंद्र श्रीमाली जी? जरूरी नहीं है, ठीक है, आपने ये सवाल उठाया। चलिए, आपने ये सवाल उठाया, समस्या, या आप लोग को क्या लगता है क्राइम बढ़ रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे इस पे कंट्रोल किया जाए, या फिर अशोक गहलोत सीएम के साथ गृह मंत्री भी है, ये ज्यादा दिक्कत वाली बात? नहीं, अशोक गहलोत गृह मंत्री इसीलिए नहीं क्योंकि पूरी तरह से कानून व्यवस्था के अंदर राजनीतिकरण हो गया है। कांग्रेस की जो राजनीति है वो पूरी तरह से कानून व्यवस्था और अधिकारियों के ऊपर बिल्कुल इतनी घर कर गई है कि वो कोई भी अधिकारी पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के काम कर नहीं सकता है। आप ये देखिए कि कितनी बुरी स्थिति होगी जब एसडीएम के सामने उसके ड्राइवर के ऊपर गाड़ी चला दे खुलेआम। जब बीजेपी सरकार थी तो बहुत जोर से कांग्रेस के लोग बोलते थे कि साहब बजरी का, उस समय भी बजरी माफिया थे, उस समय भी बजरी का किस तरह से परिवहन होता था। देखिए, वो भी तब, अब क्योंकि योगेंद्र जोशी जी हैं, अब ये ज्यादा इस पे प्रकाश डाल सकेंगे, लेकिन तब और अब में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए, अपराध तब भी होते थे, तब विपक्ष में कांग्रेस सवाल उठाती थी, थाने में जाकर के कभी किसी को चलिए मामले अलग, बिल्कुल ठीक है, हम चर्चा करें, लेकिन अभी की हम बात कर रहे हैं सर। अभी देखिए जितेंद्र श्रीमाली जी, अगर हम पुरानी बात जाएंगे, पुरानी बहुत सारी घटनाएं, हम अगर एक एक को उठाएंगे, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, घटनाएं बहुत हुई हैं, वारदात बहुत हुई है, लेकिन इसमें ये सरकार की वजह से हो गया या अपराध बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, हम चर्चा इस पर कर रहे हैं। आरसी चौधरी जी, जरा आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, अब जितेंद्र श्रीमाली जी को आपने सुना, आरसी चौधरी जी, उनका कहना यही है कि सरकार की वजह से, सरकार उतनी गंभीर नहीं है, मामले बढ़ रहा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 महीने तक जब तक लॉकडाउन था,
कहीं ऐसे मामले दर्ज नहीं होते, सब कुछ शांति सा लग रहा था। और ये पॉजिटिव चीज जरूर नजर आई कि कोई अपराध नहीं, वरना क्राइम का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है। अनलॉक होते ही दो बड़े मामले तो आज के और कल के ही हम बात कर रहे हैं, ये सामने आ गए हैं। क्या ये किस ओर इशारा कर हम चर्चा इस पर कर रहे हैं? अगर आप राजनीति पर लेकर आ रहे हैं तो चलिए एक जवाब आरसी चौधरी जी से ही ले लेते हैं। श्वेता जी, निश्चित रूप से बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला और मैंने बड़े धैर्य के साथ में सुना। जब कांग्रेस की इस राज्य के अंदर सरकार बनी तब यहाँ इस राज्य के अंदर महिलाओं पे अत्याचार के मामले में देश के अंदर नंबर हम 3 पे आते थे, जहाँ पे जो वंचित वर्ग है उस पे उत्पीड़न में नंबर हम 1 पे आते थे। और उन्होंने कहा कि थाने से छुड़ा के लेके इन्हें पता होना चाहिए कि इनके राज्य के अंदर एक एसएचओ, जहाँ मैं जिस जिले से आता हूँ फतेहपुर के अंदर एसएचओ गोली मार के हत्या कर दी गई थी, ये आपके ही शासन में हुआ था। आपके ही शासन में गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैं अपने आप को बेबस और लाचार समझता हूं, मुझे लगता है कि मैं कहीं आनंदपाल तो नहीं हो गया हूं। ये गृह मंत्री इतना बेबस और लाचार हो, ऐसे राज्य की, ऐसे सूबे की कमान संभालते ही राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने तय किया कि इस मुद्दे को अगर राज्य को पटरी पे लेके आना है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास में रखा। और गृह मंत्रालय अपने पास में रखते ही उन्होंने क्या किया, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाए, अधिकारी बाध्य होगा कि उसके एफआईआर दर्ज करे। एफआईआर जो दर्ज की जाएगी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। जो हीनियस जो क्राइम है उनके लिए एक अलग से सेल का गठन किया और हीनियस क्राइम ना सिर्फ उसकी जांच करेगा, कोर्ट तक उसका फॉलो अप करके और उसको सजा का प्रावधान करेगा। महिलाओं के लिए हमने महिला और बच्चे को उत्पीड़न के मामले में हमने जिला लेवल पे, चलिए आपने अपनी बात रखी, बिल्कुल क्या किया सर, आपने कहा क्या किया सरकार ने, आपने वो बताया। सरकार पर सवाल उन्होंने उठा दिए, लेकिन हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद अपराध बढ़ रहे हैं, उसे लेकर आप दोनों ने कुछ नहीं कहा। आप ठीक है, सरकारें क्या कर रही है वो दिख रहा है, कहां अगर कमी नजर आ रही है। अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है और पुराने मामले को उठाएगा सर, तो ये तो वक्त जाया करना है, क्योंकि हम जिस मुद्दे को लेकर बैठे हैं बेहतर है कि हम उसी पर बात करें। वापस आपके पास आएंगे, लेकिन योगेंद्र जोशी जी का रुख कर लेते हैं, पूर्व आरपीएस है। योगेंद्र जी, देखिए आपने दोनों की बात सुनी और मुद्दा भी आपके सामने है। क्या अनलॉक के बाद अब क्राइम भी अनलॉक हो गया है? क्या वजह आप मानते हैं कि अब फिर से क्राइम बढ़ रहा है? इसकी वजह क्या? और जिससे दो मामले उदाहरण सामने हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि ये दोनों पार्टी वाले कुछ भी कहते रहें, लेकिन कोरोना किसी की पार्टी में होता, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, कोरोना तो होता ही। और लेकिन आप ये देखिए कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और 2.5-3 महीने तक लोग बेरोजगार रहे हैं। और ज़्यादातर लेबर, जैसे कोई ठेला लगाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। अच्छा, अभी प्रवासी आए हैं इधर से उधर। तो आज स्थिति यह है कि जो आदमी मेहनत करके खाने वाला है उसके लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्यों की सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो। आज भी वो लोग तरस रहे हैं कि साहब हमें ठेला खोलने के लिए कब कहें, हम ठेला खोलें तो हमारी रोजी रोटी चले। अब इसी स्थिति में क्या होता है, जब प्रवासी भारतीय अपनी जगह लौटते हैं तो वहां जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो पहले से वहां अपराध करते आए हैं या इस तरह से, तो जो लोग फालतू घूम रहे हैं, अपने गांव में घूम रहे हैं, शहरों में घूम रहे हैं, वो उन अपराधियों के संपर्क में आ जाते हैं। अब जब संपर्क में आ जाते हैं तो वो उनको लालच देते हैं कि इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, वो उनके साथ लग लेते हैं। आप देखिए कि आपके टीवी चैनल के माध्यम से कम जनता जागरूक होगी। अब कई व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 महीने से मकान के ताला लगा के बाहर चले गए। आप देखिए, ये आदर्श नगर का मामला है। वो जब वापस आए तो देखा तो 2 दिन तक वो अपराधी उनके घर में रुके रहे। उनको पता है कि ये जो मकान गए हैं ताला लगा के आएंगे ही नहीं, कोरोना चल रहा है। हाँ। तो उनके यहाँ से साहब सोना जेवर सब ले गए। इसी प्रकार से क्या है, अब ये बजरी माफिया है। तो अब आप किसी को भी बजरी माफिया कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं, जो आदेश दिए हैं, उसकी पालना करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकारों की। अब सरकार कहती है कि साहब अव्यवहारिक है ये व्यवहार में उचित नहीं है। तो भाई नहीं है तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट को बताओ। और अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सरकार को हमारे आदेश की पालना करनी है, तो ये क्या करते हैं पार्टी वाले, ये उनको इकट्ठे देते हैं कि साहब 2800 इतने मुकदमे दर्ज कर लिए, इतने बजरी वालों को पकड़ लिया। ये सब कहने की बातें हैं। किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये चीजें बढ़ेगी। आप देखिए मोबाइलों पर फेक मैसेज आने लग गए, तो तुम इतने पैसे जमा करो, इतने करो। आप देखिए उसमें अपराध चालू हो गया, व्हाइट कॉलर क्राइम चालू हो गया। कल का अपराध क्या है? कल के अपराध के में 2 बातें हैं, या तो अपराधी घर का है या अपराधी बाहर का है। अपराधी बाहर का है तो पकड़ में आएगा, क्योंकि प्रोसीजर ऐसा है। अगर पुलिस ने थोड़ा भी दिमाग लगाया तो कल का अपराध तो आज तक खुल जाना चाहिए था, या कल तक खुल जाएगा। क्योंकि उस अपराध के अंदर जो क्रियाएं एडॉप्ट की गई है, वहां से चल के वहां तक की बात जो की गई है, जो हमने अखबार के माध्यम से पढ़ी। अब वास्तविकता क्या है ये तो जब पुलिस बताएगी।
लेकिन जो तरीका अडॉप्ट किया गया है उस तरीके के अंदर यही है, पैसा ज्यादा है, 7 करोड़ 8 करोड़ रुपया है, तो घर वाले की नीयत भी बिगड़ सकती है। और अगर घर वाले की नहीं है तो जिसने सुनने वाला था उस सुनने वाले ने अपराध किया, जानकारी थी तो पहले से, ये हाँ। कहना कि साहब बीजेपी की गवर्नमेंट है या कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इन्होंने अपराध रोक लिए, सबके समय में वो के वही अपराध हुए हैं। अगर आप तालिका उठा के देख लोगे तो अपराधों में कोई कमी नहीं है, अपराध के किस्म में कोई कमी नहीं है, पुलिस के काम में कोई कमी नहीं है, पुलिस वाले भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे उस सरकार के काम में करते थे वैसे ही सरकार। बिल्कुल योगेंद्र जोशी जी, और यही बात है कि सरकारें कोई भी अपराधी तो बेखौफ हर सरकार में है और इसलिए अपराधों को अंजाम भी देते जा रहे हैं। जितेंद्र श्रीमाली जी, अब जब ठीक है सरकारों की बात नहीं रही, अपराध बढ़ रहे, लेकिन बजरी माफिया पर शिकंजा कसे कैसे, कब और कैसे, कौन कसेगा? सरकार, आपकी सरकार में भी ये होता था, नई कांग्रेस की सरकार अभी है या पहले भी सरकारों को देखे तो ये होता रहा है, इस पर लगाम कोई नहीं लगा पाए, कितनी लोगों की जान भी गई है, और अभी जो एसडीएम के ड्राइवर की मौत का मामला है वो तो है ताजा मामला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो योगेंद्र जी ने बताया कि कोरोना का ये जो समय रहा, 2 महीने 3 महीने का जो लॉकडाउन रहा, उसके बाद में जो एकल अपराध की जो स्थितियां हैं वो निश्चित तौर पर बढ़ रही है और वो उसके कई अनेक कारण हो सकते हैं एकल अपराध। परंतु अभी आप हम अगर एनालिसिस करें, शायद योगेंद्र जी ने ध्यान नहीं दिया, अभी जो बढ़ रहे हैं वो संगठित अपराध बढ़ रहे हैं, संगठित अपराधों के कारण से बढ़ रहा है। और यही नहीं, जो हमने बिश्नोई जी की जो आत्महत्या का प्रकरण है उसके बाद में तो बिल्कुल साबित हो गया कि राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को मिला हुआ है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में अपराधी बेखौफ होकर के और संगठित अपराध जिस प्रकार से कर रहे हैं, ये सारी बातें जो कह रहे हैं साहब, ये चैन छीन ली, ये चल लिया, ये स्थितियां तो लॉकडाउन से पहले भी राजस्थान के अंदर बहुत तेजी गति से जब से कांग्रेस सरकार आई है उसमें दिन रात चौगनी बढ़ रही है। और भ्रष्टाचार के मामले में तो इनके आंकड़े हैं, सरकारी एजेंसी के आंकड़े हैं, भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान 1 नंबर के ऊपर पहुंच गया है। इनको शायद जानकारी के लिए बता देता हूं मैं। और यही नहीं, अपराध, संगठित अपराधों के अंदर, चाहे वो अलवर की घटना हो, आपको मैं याद दिलाता हूं, जब अलवर के अंदर जब चुनाव चल रहे थे, आप ताजुब करेंगे, 7 दिन तक तो जब पति के साथ में उसकी पत्नी का बलात्कार होता है, 7 दिन तक एसएचओ को, डीवाईएसपी को, एसपी को मालूम होने के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। ठीक है, ये जो पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण है, आपका ये कहना है कि कांग्रेस की राजनीति पूरे अपराधियों के अंदर घर घर गई है। आपका कहना ये है कि 1.5 साल इस सरकार को हो गया है, आपका कहना ये है कि क्राइम इस 1.5 साल में ज्यादा बढ़ गए हैं, अलग अलग तरीके के क्राइम हुए, संगठित क्राइम हुए, ये आप बोल रहे हैं। आरसी चौधरी जी, आरोप, देखिए आरोप, अगर हम तो मौजूदा दौर की भी बात कर रहे हैं ना, आप किसी सरकार को अगर कह रहे हैं कि सरकार की वजह से अपराध हो गए या संगठित, 2 मामले सामने हैं, बजरी माफियाओं पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ना वो गिरफ्त में आ पा रहे हैं, ये मामले लगातार सामने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से अभी जोशी जी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन इसके बाद भी कोई इसकी पालना नहीं करा पा रहा है और संरक्षण अलग से दिया जाता है। ये तो सिर्फ एक बजरी की बात हम कर रहे हैं, बजरी माफियाओं की बात कर रही है, ऐसे कई मामले। अगर उनका आरोप है कि 1.5 साल में आपकी सरकार में ज्यादा बढ़ गए हैं ग्राफ, तो फिर कैसे नियंत्रण करने के लिए कोशिश आपकी सरकार द्वारा की जा रही है? आपके चैनल पे बैठ के किसी को बोलने से तो फ्री आजादी है, लेकिन अगर तथ्यों और आंकड़ों के साथ में बात करें तो यहाँ पे डिप्टी साहब बैठे हैं, पिछले 2 महीने के अंदर संगठित अपराध निश्चित रूप से राज्य के लिए चुनौती होती है और उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई करके 800 संगठित अपराधियों को अगर कहीं पे जेल की सलाखों में पहुंचाने का काम किया तो हमारी राजस्थान की पुलिस ने किया, उसका शुक्रगुजार करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा, जिस प्रकार से उन्होंने कहा एसएचओ की मौत के लिए, अभी उसके तथ्य खुलने चाहिए, तथ्य खुलेंगे तब तक उन पे आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन मौत पे सियासत करना, देखिए ये तो खाकी की बात हो गई, ये तो खाकी की बात हो गई। देखिए उस मुद्दे को मत लेकर आइए, उस मुद्दे को मत लेकर आइए। राजू जी गए लॉकडाउन के नियमों उस मुद्दे को मत लाइए, वो अलग मुद्दा है। अवहेलना की और अवहेलना करके जाके बैठे वहां पे जो उसके साथी थे, जो वो लोग थे, उन लोगों के बीच में जाके लाश पे हत्या, ये राजनीति करना चाहते हैं। देखिए हमें कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं कर रहा राजनीतिक, देखिए ये आम जन से जुड़ा मामला है। अभी हम जिस पे बात कर रहे हैं, हम क्राइम पे बात कर रहे हैं, क्राइम अब बढ़ रहा है, उसकी क्या वजह लगती है? लोग अब साथ में, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, यहाँ पर कई अहम मुद्दे हैं, इस पर भी नजर डालनी होगी। क्या किया किसने, किसकी सरकार थी, कौन नहीं था, खाकी क्या कर रही है, खाकी पर सवाल उठ रहा है, खाकी के अंदर ही क्या चल रहा है, हम बात इस पर नहीं कर रहे क्योंकि हर दिन अलग अलग मुद्दा होता है। आरसी चौधरी अपनी बात करें। देखिए निश्चित रूप से लॉकडाउन की घोषणा जब 24 मार्च को की, तब लोग जो धंधे पे लगे हुए थे, जो काम पे लगे हुए थे, दूसरे दिन ही उनका काम बंद हो गया, ना वो रोजगार ढूंढ पाए, ना वो घर को लौट पाए। आज लंबे 3 महीने से वो लंबे लगातार बेरोजगारी का जो संघर्ष कर रहे हैं और वो अपने घर पे पहुंचने का जो संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने रोजी रोटी खोई है। लेकिन राजस्थान के मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने श्रम के महत्व को समझते हुए श्रम नियोजन के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पहल की और एक टास्क फोर्स बनाई है। जो 13 लाख जो श्रमिक लोग आए, सुन तो लीजिए 13 लाख जो श्रमिक लोग आए, उनमें से 10 लाख लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाइड करके हमने और उनके लिए काम का आयोजन किया है। ये देखिए बजरी
बजरी के पैसे खाते थे आपकी सरकार के अंदर, बजरी के पैसे खाते थे आपकी सरकार के अंदर, आपके मुख्यमंत्री खाते थे, और ये आरोप किसी दूसरे नहीं लगाते थे, आपके दल के नेता लगाते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते थे। किरोड़ी लाल जी ने स्थगन प्रस्ताव लेके आए विधानसभा के अंदर, और कल आपके साथ में हमने कार्रवाई क्या हुई, क्या नहीं, बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, जिले के अंदर भीलवाड़ा के अंदर योगेंद्र जी, 3 करोड़ 12 लाख चलिए ठीक है, आरसी चौधरी जी सुनिए जरा। योगेंद्र जोशी जी, ये हमने पहले भी चर्चा की थी कि लॉकडाउन है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास काम नहीं है, बाद में ऐसे अराजकता का माहौल हो सकता है, ऐसे अपराधों की संख्या बढ़ सकती है, ज्यादातर लोग अपराधों की तरफ रुख करेंगे क्योंकि रोजी रोटी चाहिए, घर परिवार चलाना है। लेकिन अब बजरी माफिया को लेकर सवाल उठा, और अपनी ये बात सही कि किसी कोई भी सरकार हो, हर सरकार में ऐसा हुआ है, कंट्रोल क्या कोई कर पाए, और अगर नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह क्या है? क्यों नहीं इसमें जो हाथ में है उस पर क्यों नहीं सख्ती बरती जा रही है? क्या वजह है इसकी? आप तो अंदर की बात भी जानते होंगे योगेंद्र जी। मैं तो अंदर की बात ये जानता हूँ कि एक बार धौलपुर के अंदर एसपी और डीवाईएसपी में तनातनी हो गई थी, तो पुलिस हेडक्वार्टर ने ये कहा था कि भाई आप सब नाके हटा लो, है वो नाके नहीं हटाए, तो पुलिस हेडक्वार्टर से ब्रांच गई वहाँ चेक करने, तो नाके लगे हुए थे, तो उसमें एसपी को भी नोटिस दिया गया, डीवाईएसपी को वहाँ से हटा दिया गया। आप ये देखिए कि किसी भी प्रशासन में, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि ये दोनों समान रूप से एक से हैं, कोई इनके अंदर परिवर्तन नहीं है। तो वहां देखिए आप कि वहां भी बजरी माफिया चल रहे थे, पिछली सरकार में भी बजरी माफिया चल रहे थे, इस सरकार में भी बजरी माफिया चल रहे हैं। तरीका क्या है? अब आप बताइए, एसडीएम है मान लीजिए, तो एसडीएम एक ड्राइवर के साथ ट्रैक्टर पकड़ने चले गए। अरे भाई, इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, आपको ट्रैक्टर पकड़ना है तो खनिज विभाग को सूचना करो, पुलिस विभाग को सूचना करो। आप इतने मजबूत हो गए तो अकेले ड्राइवर आप उस ट्रैक्टर को लेके से आते, ये कॉमन सेंस की बात है। इसी तरह से क्या होता है, कई बार पुलिस थानेदार सिपाही वो चले जाते हैं, ट्रैक्टर पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मजामत हो जाती है। ये दोनों सरकारों में होता आया है, अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो उसमें भी यही था और इसमें भी यही है। अब बात रही है कि ये चीज कैसे रोकेंगे ये, तो देखिए मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि जब मैं एसपी था तो सट्टे चलते थे, सट्टों के पैसे ने एसएचओ लिया करते थे, 5-5, 6-6 हजार की बंदी। एक एसपी आए, उनने कहा भाई सट्टा बंद तो बंद होना चाहिए, नहीं तो तुम जानते हो कि कौवा लटका दिया जाता है। तो साहब हम तो समझे ही नहीं, हम बाहर आए, सब कह रहे हैं ये कौवा क्या होता है, कौवा लटका दे। तो बात समझ में फिर आई कि साहब जो जानवरों के कौवा चोंच मारता है तो एक कौवे को वहां मार के लटका दो, तो वो जितने हैं कौवे फिर उधर नहीं आते। तो साहब हमारे क्या किया कि नहीं माने, कई ऐसे जो बहानेबाजी करते रहे, एक को किया सस्पेंड है साहब। आप देखिए, पहला अधिकारी था वो मैंने मेरे जीवन में देखा जिसने सट्टा बंद करा दिया, इनकम बंद करा दी। तो ये क्या है, करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो करना नहीं चाहें और वाद विवाद करना चाहें तो साहब उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं। लेकिन एक और बात सामने आई है, गाड़ी स्टार्ट होती है, यहाँ से कार्रवाई करने के लिए जाते हैं, उन तक पहले ही खबर पहुंच जाती है। अपने तंत्र में ही कहीं ना कहीं कुछ झूल है। अरे तंत्र में क्या साहब, ये तो ऐसे तो कभी नहीं रोक सकते इनको। अपने यहाँ क्या है, ऊपर से नीचे तक तंत्र की व्यवस्था है। नीचे थाना होगा, ऊपर एसपी ऑफिस होगा, ऐसे ही नीचे एसडीएम होगा, फिर कलेक्टर होंगे, तो ये भी तो तंत्र है। तो ये बेचारे निकलेंगे वहां से तो कुछ कहेंगे तो सही कि भाई अपन चल रहे हैं कहीं, ऐसा तो नहीं कि मुंह बंद करके बैठा रहेगा। जैसे सिपाही को पता चला, ड्राइवर को पता चला, उनने कहा साहब का रुख इधर है, उनने झट दाएं बाएं हुए सूचना कर दी। अब वो क्या करेंगे साहब वहां? एक्चुअली क्या, साथ में रहने वालों के लिए पाबंदी होना, उनके मोबाइल रखना, ये सब चीजें अब होंगी आने वाले समय में कि सब कई थाने से निकलो, सबसे पहले सबके मोबाइल जमा, फिर उसके बाद चलो। सख्ती करनी पड़ेगी। बिल्कुल आरसी चौधरी जी, वक्त खत्म हो रहा है। योगेंद्र जी ने 2 घटनाओं का जिक्र किया, एक एसपी और डीवाईएसपी का जिक्र किया, धौलपुर की घटना थी, भारतीय जनता पार्टी का शासन था। दूसरी अभी जो जिस भीलवाड़ा की जो घटना का जिक्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो आपने जो कहा कि व्हाट्सएप के द्वारा वो सूचनाएं कर देते हैं कि यहाँ पे प्रशासन आ रहा है, ये जितनी भी जो कार्रवाई की, इस चैन को भी तोड़ा। आईटी एक्ट के तहत उन्होंने मुकदमे दर्ज किए, इसलिए हमें उस प्रशासन जो लगातार कार्रवाई कर रहा है, जो राज्य के कोष के अंदर मात्र 2 महीने के अंदर 3 करोड़ 12 लाख का रेवेन्यू जमा करवाता है, जो 350 मुकदमे दर्ज करता है,
जो 350 व्हीकल जब्त करता है, जिसमें डंपर है, ट्रैक्टर है, इसलिए जरूरी ये है, कैसे रोका जाए, क्या कंट्रोल होगा आने वाले वक्त में या और बढ़ेगा? ये गृह मंत्रालय की ये उपलब्धि बता रहे हैं कि लॉकडाउन में लोगों का चालान करके हमने इतने रुपए इकट्ठे किए। अरे लोगों के चालान देखिए, हम क्राइम की बात कर रहे हैं, क्राइम की बात कर रहे हैं। लोगों के चालान करके नहीं किया और लॉकडाउन में भी करना जरूरी है, लोगों के जीवन को बचाना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके मुकदमे दर्ज करते हैं, हम अपराधियों के मुकदमे दर्ज करते हैं, आप अपराधियों के पीछे राजनीति करते हो, हम लोगों की सेवा करते हैं। इसलिए कौन पात्र है कौन नहीं है ये जानते हैं निश्चित रूप से। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का। देखिए, क्राइम तो अनलॉक हो चुका है, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे तो यही साबित होता है, लेकिन अब इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके लिए क्या किया जाएगा, एक बहुत ही ऐसा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, सख्ती बरतनी पड़ेगी, तभी शायद कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये महामारी के साइड इफेक्ट्स, हालांकि इससे लेकर हमने पहले भी कहा था कि जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोगों को खाने के लाले पड़ेंगे, रोजी रोटी नहीं, परिवार चलाना है, कुछ तो आदतन है जो कि उस वक्त उनकी मजबूरी थी, रुक गए, लेकिन फिर से वो अपराध करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ मजबूरी में भी होंगे जो इस और रुक कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ज्यादा खाकी की बढ़ गई है, सख्ती से करना होगा काम, कार्रवाई करनी होगी, तभी ये रुक सकते हैं। और अगर इनका साथ दिया जाएगा तो फिर ऐसे ही ये बेधड़क चलता रहेगा, कोई इस पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा, जैसे अब तक नहीं किया जा सका है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।